This program presented by Hamdard Ruabza, the drink of India. खबरों की शुरुआत करते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने राजधानी की सड़कों पर एक नया पोस्टर लगाया है। इसमें वह सीधे देश के वजीर आजम पर निशाना साधते दिख रहे हैं। इस बार आम आदमी पार्टी ने जो पोस्टर लगाया है उसमें देश के पीएम के बारे में सवाल पूछा है। इन पोस्टरों पर लिखा है, क्या भारत के पीएम पढ़े लिखे होने चाहिए? वहीं पोस्टर चस्पा करने के बाद दिल्ली पुलिस ने पोस्टरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। और इसी दौरान एक पुलिस एहलकार का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वो पोस्टरों को हटाते हुए नजर आए। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने दिल्ली पुलिस और मरकजी सरकार पर जमकर निशाना साधा। भारत का लोकतंत्र एक अजीब दौर से गुजर रहा है। इस देश में ये पूछना कि क्या भारत का पीएम पढ़ा लिखा होना चाहिए, अन्याय हो गया। अब देखिए ये पोस्टर जिसमें लिखा हुआ है कि क्या भारत का पीएम पढ़ा लिखा होना चाहिए, और ये पोस्टर लगते ही एक दरोगा जी पहुंच जाते हैं, नरेंद्र मोदी जी के दरोगा जी। ये दरोगा जी जाते हैं और ये पोस्टर फाड़ रहे हैं। तो क्या भारत के प्रधानमंत्री ये कहना चाहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री अनपढ़ होना चाहिए? दरोगा बेच के आप वो पोस्टर फाड़ रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है कि क्या भारत का पीएम पढ़ा लिखा होना चाहिए। इसका मतलब मोदी जी के दरोगा, मोदी जी की पार्टी ये मानती है और कहती है कि भारत का प्रधानमंत्री अनपढ़ ही होना चाहिए। अब आप देखिए ये दरोगा जी पोस्टर फाड़ रहे हैं, कोई काम नहीं इनको, ये सारे पोस्टर फाड़े जा रहे हैं। तो अब ये आप लोगों को तय करना है। अगर आपको लगता है कि भारत का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो अपने सोशल मीडिया के जरिए जो भी माध्यम आपके पास उपलब्ध है, अभियान चलाइए और बताइए कि क्या भारत का पीएम, भारत का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आम आदमी पार्टी लीडर गोपाल राय ने प्रेस को खिताब कर वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। जैसा आप सब जानते हैं कि दिल्ली के अंदर 23 मार्च को शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव के बलिदान दिवस पर आम आदमी पार्टी ने जंतर मंतर पे सभा करके और देश भर में मोदी हटाओ देश बचाओ पोस्टर अभियान की घोषणा की थी। इस अभियान के माध्यम से, इस पोस्टर के माध्यम से आम आदमी पार्टी देश के अंदर जो किसानों से प्रधानमंत्री जी ने वादा किया और जिस तरह से धोखा दिया गया, उनके अंदर जिस तरह से नाउम्मीदी पैदा हुई है, देश के मजदूरों के जिस तरह से अधिकार और हक को, कानूनों को ख़त्म करके छीन लिया गया, देश के छात्रों को जिस तरह से सभी यूनिवर्सिटियों में दमन किया गया, देश के नौजवान जिस तरह से बेरोजगारी की हालत में दर दर भटक रहे हैं, महिलाएं महंगाई की मार को झेल रही हैं, ऐसी स्थिति में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इन समस्याओं के समाधान निकालने की जगह देश के शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था को ठीक करने की जगह पूरी ताकत के साथ, ऐसे लगता है जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिद पकड़ ली हो कि हमें इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करना है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का मरकजी सरकार के खिलाफ धरना राजधानी कोलकाता में दूसरे दिन भी जारी रहा। ममता बनर्जी का इल्जाम है कि मरकजी हुकूमत पश्चिम बंगाल के साथ भेदभाव कर रही है और इसी की मुखालिफत में उन्होंने ये धरना देने का फैसला किया। वहीं इस दौरान उनके साथ टीएमसी के कई बड़े नेता और पार्टी कारकुनान भी धरने में शामिल हुए।
ममता बनर्जी ने इल्जाम लगाया है कि मरकजी हुकूमत रियासत के साथ भेदभाव कर रही है। ममता बनर्जी का इल्जाम ये भी है कि मरकजी सरकार ने उनका मनरेगा योजना का फंड रोक दिया है। साथ ही कई दीगर योजनाओं का भी पैसा रोकने का इल्जाम मरकजी सरकार पर ममता बनर्जी ने लगाया है। ममता बनर्जी ने सभी सियासी पार्टियों से भी अपील की है कि वह अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में एकजुट होकर भाजपा से लड़े। राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल की मुखालिफत में सड़कों पर उतरे प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के साथ अब सरकारी डॉक्टर्स भी आ गए हैं। हालांकि दावा किया जा रहा है कि एसएमएस हॉस्पिटल में एडमिनिस्ट्रेशन में लगे डॉक्टरों ने ओपीडी का काम संभाला हुआ है। प्रिंसिपल, एडिशनल सुपरिटेंडेंट मरीजों को देख रहे हैं, लेकिन मरीजों का कहना है कि हालात बिल्कुल ठीक नहीं हैं। जयपुर 2018 सीरियल ब्लास्ट केस में मुलजिमिन को बरी करने के मामले में बीजेपी साबिक रियासती सदर सतीश पुनिया ने राजस्थान सरकार पर निशाना साधा। 13 मई 2008 को शांतिपूर्ण शहर जयपुर में बम धमाके हुए जिसमें 71 लोग मारे गए थे। कालांतर में दिसंबर 2019 में इन्हीं में से एक आरोपी को फांसी की और 3 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। आज राजस्थान उच्च न्यायालय ने उन सब आरोपियों को बरी कर दिया। उनका बरी होना इतने बड़े संज्ञेय अपराध पर ये राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार की पैरवी पर शंका पैदा करता है। और जिस तरीके से एटीएस ने सबूत पेश किए, काट छांट कर पेश किए, और न्यायालय ने जिस तरीके से कहा है कि इसमें पैरवी ठीक तरीके से नहीं हुई, सबूत ठीक तरीके से नहीं आए, जांच का जो पक्ष है वो शंका पैदा करता है। ऐसे में इस तरीके के संगीन मामले में सरकार की न्यायिक पैरवी की लापरवाही ये संदेह पैदा करती है। मुझे लगता है कि ये भी राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार की तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले के तुनूकु मंडल के दुआ गांव वाके वेणुगोपाल स्वामी मंदिर में रामनवमी के जश्न के दौरान आग लग गई। बताया जा रहा है कि मंदिर में रामनवमी के जश्न के लिए लगाए गए पंडाल में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक आग लगते ही अकीदतमंदों को पंडाल से बाहर निकाल दिया गया। इस हादसे में किसी जानी नुकसान होने की जानकारी नहीं है। आग की इत्तला मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिन्होंने आग पर काबू पाया। वहीं दूसरा हादसा मध्य प्रदेश में पेश आया, जहां पटेल नगर वाके बालेश्वर मंदिर में अचानक छत ढह गई। इसकी वजह से 25 लोग वहां मौजूद बावड़ी में गिर गए। पुलिस के जरिए फौरी तौर पर राहत और बचाव का काम शुरू किया गया है। वहीं इस हादसे में एक खातून की मौत की खबर सामने आई है। रांची के जामिया नगर वाक़े मदरसा जामिया हुसैनिया में कस्बा इंडिया फाउंडेशन के दावत इफ्तार में सैकड़ों लोग शरीक हो रहे हैं। वाज़े रहे कि मुसाफिरीन, तालिब इल्म और दीगर ज़रूरतमंदों के लिए कस्बा इंडिया फाउंडेशन के जरिए पूरे माह रमज़ान इफ्तार का एहतमाम किया जाएगा, जिसमें रोज़ाना सैकड़ों लोग शरीक हो रहे हैं। फाउंडेशन के इस नायाब पहल की उलेमा और दानिश्वरों ने सताइश की है। रांची में पहली बार जो है इस तरह का पूरे महीने के लिए, पूरे रमज़ान महीने के लिए जो अफ्तारी का इंतज़ाम जो किया गया है, ये एक ऐसी पहल है जो कि आज तक कभी भी रांची में और झारखंड में कहीं नहीं हुआ कि एक मास लेवल में 100 आदमी, 150 आदमी एक जगह अफ्तारी कर रहे हैं। और जो मुसाफिरीन हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो इस तरह के लोगों के लिए इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया है। और कि जो होटल में जाकर के खाने उने का सोचते हैं तो उनके लिए कि बहुत तकलीफ़ होती है। होटल में कैसा, यहाँ पर क्या है, क्वालिटी फूड भी दिया जा रहा है और सारे लोगों का उसी हिसाब से सारी हाइजीन का भी सारा इंतज़ाम किया जा रहा है कि जो भी लोग आएँ उनको एक क्वालिटी फूड मिले और हाइजीन के साथ मिले। और ये पूरे महीने, मतलब पूरे रमज़ान महीने के लिए जो है इसको जो है ऑर्गेनाइज़ किया गया है। तो इससे जो है सबसे बड़ी चीज़ है कि जो सारे जो कमेटी के लोग हैं इनको अल्लाह ताला जो है इसकी जज़ा दे। और इसके लिए जो है हर साल के लिए भी इन्होंने अब सोच लिया है कि हर साल करेंगे। जो पहली बार अभी हो रहा है, अगले साल 500-600 आदमी का इंतज़ाम का प्लानिंग है। राजस्थान दिवस के मौके पर जयपुर के मानसरोवर में सांगानेर विधायक अशोक लाहौटी और हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा की मौजूदगी में द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स के भवन का संगे बुनियाद रखा गया। पवन अरोड़ा ने बताया कि ये भवन कमर्शियल काम के इस्तेमाल में नहीं आने वाला है। इससे आने वाले आर्किटेक्ट को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। और वहीं आपको बता दें कि अशोक लाहौटी ने कहा कि इससे आर्किटेक्चर के शोबे में रोजगार के मौके बढ़ेंगे और आने वाले वक्त में ये एक मील का पत्थर बनकर उठेगा। वहीं द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स के राजस्थान चैप्टर के सदर तुषार सोगानी ने बताया कि बिल्डिंग में आर्किटेक्ट्स को
कई सहूलियत दी जाएंगी, जैसा कि वह यहां बैठकर अपना काम कर सकेंगे, मीटिंग भी कर सकेंगे, साथ ही यहां पर तबादला ख्याल भी कर सकेंगे। वहीं इस दौरान प्रोग्राम में मौजूद मेहमानों ने रियासत की आवाम को राजस्थान दिवस की मुबारकबाद पेश की। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर्स के राजस्थान चैप्टर का आज यहाँ भवन का शिलान्यास कार्यक्रम हो रहा है और मुझे बताते हुए खुशी है कि राजस्थान आवासन मंडल ने इस भवन के लिए भूमि आवंटित की है। आर्किटेक्ट्स का जो रोल है मैं उस पर कुछ कहना चाहता हूँ। जयपुर जैसा शहर जहाँ उसकी प्लानिंग के लिए, उसके नियोजन के लिए विद्याधर जी को आज भी याद किया जाता है। आज वर्ल्ड सिटी में आज भी इतनी चौड़ी सड़कें और इतने करीने से जो सब प्लानिंग हुई है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आर्किटेक्ट्स हैं ये सब विद्याधर जी की ब्रांचेज हैं बेसिकली। तो बिना बेहतरीन प्लानिंग के कोई भी चीज़ खड़ी नहीं हो सकती है। ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आ सकते हैं, ना रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट आ सकते हैं, ना कमर्शियल आ सकते हैं। कोई सा फील्ड हो, अगर आपको कोई बिल्डिंग बनानी है या कुछ भी डेवलपमेंट लाना है तो सबसे पहले आपको एक बेहतरीन आर्किटेक्ट की ज़रूरत होती है। कई बार मुझे बड़ा देखने में आता है कि लोग किसी भवन को देख के कहते हैं कि इट्स एन इंजीनियरिंग मार्वल। तो मुझे हमेशा ये लगता है और मैं कहता हूँ हर फोरम पे कि इंजीनियरिंग मार्वल तो एग्जीक्यूशन की वजह से है, प्लानिंग तो आर्किटेक्चर्स ने की है। तो जो आर्किटेक्ट्स हैं तो उनका सम्मान और उनका मान मेरे निगाह में बहुत ज़्यादा है। और मैं मानता हूं कि किसी भी आप देखिए, कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट देखिए, कोई बड़ा भवन देखिए, कोई पार्क देखिए, तो उसमें जब आप खड़े होते हैं कि एक खाली ज़मीन पड़ी है, उस पूरी ज़मीन में कहाँ पे बिल्डिंग आनी है, कहाँ ओपन स्पेस आना है, कहाँ पे बिल्डिंग के कौन कौन से हिस्से किस ढंग से ज़्यादा उपयोगी हो सकते हैं वो आने हैं, ये सारी उपयोगिता को बताने वाला काम आर्किटेक्ट्स ही करते हैं और उसके बाद उसको इंजीनियर्स एग्जीक्यूट करते हैं। दिल्ली में चैरिटेबल हॉस्पिटल चलाने वाले एक मशहूर डॉक्टर के साथ लाखों का फ्रॉड हुआ है। कैसे इस फर्जी कंपनी ने इनके लाखों रुपयों को लूटा, आइए आपको दिखाते हैं। मामला ये है कि मेरे साथ एक फिनवे कंपनी है यहाँ पर, फिनवे कैपिटल, फिनवे एफएससी, ये दो ही लोग चला रहे हैं, बाप बेटे, रचित चावला और रमेश चावला। तो इन्होंने, रमेश चावला ने मुझे 2013 से चीट करना शुरू किया था। एक ही दिन में 2 जगह चीट किया है। कैसे? एक तो इन्होंने गाज़ियाबाद में मुझे फ्लैट दिया था, बनने अंडर कंस्ट्रक्शन थे, वो 7,90,000 रुपये एडवांस लिए थे और वो 3 साल में पूरा होने था। वहाँ पर ले लिए 7,90,000, मैंने डीडी से दिया, फॉलोड बाई द रिसिप्ट भी फिर उन्होंने बाद में मुझे दे दी थी। दूसरा फ्लैट सेम डे, एक फ्लैट मेरा हॉस्पिटल था, मेडिनोवा हॉस्पिटल कानपुर में, तो उसमें वहाँ पर क्या नाम, उसकी छत के 2nd फ्लोर था, वो खाली था, वो कहते हैं हमारी ये फ्लैट है। हमने मान लिया, यकीन कर लिया, तो वो भी इन्होंने मुझे दिया 11 लाख में, और वो उसका भी मैंने डीडी बैंक का बना के दिया इनको। दोनों जगह उसके पेपर फर्जी पाए गए और वो 3 साल के बाद भागे, तो वहाँ ये पता चला इनकी ज़मीन ही नहीं है, किसी और की ज़मीन है। आपने कैसे यकीन करा इस कंपनी में? आपको इतना पैसा कैसे दिया? उनकी मदर इन लॉ आई थी, उनको आगे रख के ये चीट करते थे। उनकी मदर इन लॉ को आप जानते थे पहले से? मदर इन लॉ एक बड़े बिल्डर हैं वहाँ, उसी रोड पर उन्होंने काम भी किया था। तो दर्शना मारवा उनका नाम है, जो उनकी सास हैं, उनके बेटा कोई नहीं है, उन्होंने SPA ले रखी थी उनसे, और ये उनके बेहा पे ही सारा काम करते थे। उनको आगे रख दिया और चीट कर लिया। मैंने FIR गाजियाबाद में फिर SSP साहब को कंटेक्ट किया, दीपक मिश्रा साहब थे उस टाइम, तो उन्होंने संज्ञान लिया फ़ौरन, फिर बैंक की इंक्वायरी करा के और इंद्रपुरम थाने में FIR के आदेश हो गए थे। उसकी FIR कॉपी है? FIR की कॉपी मेरे पास है। रमज़ान के पाक महीने में तमाम लोग इबादत करते हैं और इस पाक महीने की क्या क्या फजीलतें हैं, हमारे नुमाइंदा वसीम फिरोज से ख़ास बातचीत की सूफ़ी मोहम्मद इलियासी ने। तहज़ीब टीवी में आपका खैर मकदम है और इस वक्त हम मौजूद हैं जामा मस्जिद के इलाके में, जो कि हमारे साथ हज़रत मौजूद हैं, जो कि बताएंगे कि किस तरीके से रमज़ान के दिनों में लोगों को एहतियात करना चाहिए और कुछ लोगों की जो परेशानी है, कुछ लोग रमज़ान में कुछ डाउटफुल होते हैं, तो उसके बारे में आज खुलकर हज़रत जी हमसे बताएंगे। सर, मैं सूफ़ी मोहम्मद इलियास सादिकी, दिल्ली बारादरी बिल्ली मैदान का रहने वाला हूँ। ये भाई मेरे पास आए तो मैं इनको ये बता रहा हूँ, रमज़ान मुबारक का महीना बहुत ही मुतबर्रिक महीना होता है। इसमें इबादत और रियादत का महीना है और गुनाहों से मग़फ़िरत का महीना है। पहले अल्लाह तबारक व तआला ने 10 दिन ऐसे रखे हैं जिसमें राहत मिलती है, दूसरे में फिर बख्शिश होती है, तीसरे में दोज़ख से निजाती होती है। लेकिन इसमें ज़रूरी यह है कि 5 वक्त की नमाज़ की पाबंदी हो और रोज़ों का एहतमाम रोज़ों के तरीके से होना चाहिए। और रात को इसमें तरावी पढ़ाई जाती है, जिसमें कुरान पाक सुना जाता है। और कुरान पाक सुनने के लिए आदमी अपने घर पे भी सुन सकता है, मस्जिद में जाके भी सुन सकता है, इसमें कोई मनादी नहीं है। लेकिन यह है कि होना ज़रूर चाहिए, एहतमाम ज़रूरी है।
कुरान पाक का पढ़ना और उसका सुनना दोनों ही सुन्नत हैं। उसके अलावा ये है कि रोज़े में एहतियात जो है वो ज़रूरी है कि खाने पीने से एहतियात रखना है और तमाम बुराइयों से बचना है। खामोश रहना ज़्यादा अफजल है। अगर हम ज़्यादा कहीं जाने आने में कोई काम ना हो तो हम अपने मुकाम पर रह करके इबादत करें, कलमा पढ़ें, दरूद शरीफ पढ़ें, नमाज की पाबंदी करें। और इसके अलावा ये है कि अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो खामोश रहें। खामोशी भी एक इबादत होती है। अगर हम खामोश रहेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला इस अमल से भी खुश होता है। This program presented by Hamdard Ruabza, the drink of India.